Hello students, welcome back to our channel Law Simplified by Shalvi। हमने लास्ट लेक्चर में सेक्शन 2 से लेकर 8 तक के प्रोविजंस को पढ़ा था और आज हम सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 14 तक के प्रोविजंस को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा सा डिले हो गया था क्योंकि बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीजंस मैं बना नहीं पा रही थी, बट अब हम कंटिन्यू करेंगे वीडियोस को अपने। और जैसे कि आप सब जानते हैं, छत्तीसगढ़ एडीपीओ की भी पोस्ट अभी नोटिफाई हुई है, तो हम लोग ऐसे ही एग्ज़ाम को फोकस करते हुए अपने वीडियोस को आगे मूव करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। और आई होप कि आपको मेरे वीडियोस भी अच्छे लगते होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेक्शन 9 विच सेज कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ आपको। हम लोग ना सेक्शन 25 तक बेयर एक्ट में पढ़ेंगे अभी कंटिन्यूसली, एंड देन उसके बाद हम ऑर्डर्स से पढ़ेंगे, क्योंकि जो हम ऑर्डर्स के साथ पढ़ेंगे ना, उससे ये होगा कि हम ऑर्डर्स देन प्लस सेक्शंस, तो उससे हमें ज़्यादा इजी पड़ता है पढ़ने में। सीपीसी को जनरली ऐसे ही पढ़ा जाता है, सबका अपना अपना पैटर्न है, बट सीपीसी को मैंने ऐसे ही पढ़ा है और जिनसे मैंने कभी पढ़ा था उन्होंने भी मुझे ऐसे ही पढ़ाया था, तो हम वैसे ही फॉलो करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब सेक्शन 9 को, विच इज़ कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 9 को, विच सेज कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका पड़ोसी आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है। अब आप क्या करोगे? पुलिस के पास जाओगे, कलेक्टर के पास जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे कि कोर्ट के पास जाओगे? ऑब्वियसली कोर्ट के पास जाओगे। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, कोर्ट क्यों सुनेगी आपकी बात? आखिर कोर्ट को किसने पावर दी है कि वो आपके और पड़ोसी के बीच की डिस्प्यूट डिसाइड करे? इसका जवाब है सेक्शन 9। सेक्शन 9 सेज की जो फिलॉसफी है, सेक्शन 9 की जो फिलॉसफी है, दैट सेज सीपीसी एक अजम्पशन लेकर चलती है, और वो अजम्पशन क्या है? जहाँ किसी व्यक्ति का सिविल राइट अफेक्ट होगा वहाँ सिविल कोर्ट का दरवाज़ा खुला रहेगा। ये सेक्शन 9 का सोल है। सबसे पहले एक सवाल, अगर कल को कोई आदमी बोले ये कोर्ट मेरा केस नहीं सुन सकती, तो पहले क्या प्रूफ करना पड़ेगा? क्या मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि कोर्ट केस सुन सकती है? नहीं, उल्टा उस आदमी को प्रूफ करना पड़ेगा कि कोर्ट केस नहीं सुन सकती। पर क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ सिविल कोर्ट। यही सेक्शन 9 का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अब सेक्शन को समझते हैं। सेक्शन 9 बेसिकली ये कहता है, हर सिविल नेचर का डिस्प्यूट, हर सिविल नेचर का जो डिस्प्यूट होगा उसे सिविल कोर्ट सुनेगी। ठीक है, बस 2 सिचुएशंस में नहीं सुनेगी, या तो आइदर वो एक्सप्रेसली बार्ड हो या वो इम्प्लाइडली बार्ड हो। बस पूरा सेक्शन 9 इसी के अराउंड घूमता है। अब जानते हैं, अब हम समझते हैं कि सिविल नेचर क्या होता है। यहाँ स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। सिविल नेचर का क्या मतलब होता है? सिंपल लैंग्वेज में, जहाँ किसी व्यक्ति के सिविल राइट्स का सवाल हो। अब सिविल राइट्स क्या होता है? सिविल राइट्स ये होता है कि जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा पैसा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मेरी इनहेरिटेंस, मेरा ऑफिस, मेरा लीगल स्टेटस, ये सारे राइट्स हम सिविल राइट्स में कंसिडर करते हैं। और भी बहुत सारे हैं। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, ये क्रिमिनल मैटर है? नहीं, ये क्रिमिनल मैटर नहीं है, ये सिविल राइट का इशू है, इसीलिए सिविल कोर्ट सुनेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने किसी को 5 लाख उधार दिए, वो पैसे वापस नहीं कर रहा है, ये सिविल नेचर का डिस्प्यूट है, तो सिविल कोर्ट सुनेगी। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अब समझिए, एग्जाम्पशन लीजिए कि 2 भाइयों में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा चल रहा है, तो ये भी सिविल नेचर है और ये भी सिविल कोर्ट ही सुनेगी। गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? चलिए, अब लेजिस्लेचर ने सिविल नेचर क्यों लिखा? यहाँ एग्जामिनर जो होता है सवाल पूछ सकता है, अगर लेजिस्लेचर चाहती तो लिख देती सिविल कोर्ट शैल ट्राई ऑल सिविल सूट्स, लेकिन उसने लिखा सूट्स ऑफ सिविल नेचर। क्यों?
क्योंकि लेजिस्लेचर स्कोप को बड़ा रखना चाहती थी। वो चाहती थी जितने भी सिविल राइट्स के डिस्प्यूट हैं उन सब को कोर्ट सुन सके। एक्सप्लेनेशन 1 को समझो। अब एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई। मान लो एक मंदिर है और डिस्प्यूट है कि मंदिर की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कौन करेगा। अब कोई बोल सकता है मंदिर का मैटर है, रिलीजियस मैटर है, सिविल कोर्ट्स नहीं सुन सकती। बट सेक्शन 9 कहता है रुको रुको, देखो एक्चुअल डिस्प्यूट क्या है। अगर डिस्प्यूट प्रॉपर्टी का है या ऑफिस का है तो सिविल कोर्ट सुनेगी, चाहे मैटर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व करता हो या नहीं। एक बार इसको हम बेयर एक्ट लैंग्वेज में पढ़ते हैं। अ सूट इन विच द राइट टू प्रॉपर्टी और टू एन ऑफिस इज कंटेस्टेड, राइट टू प्रॉपर्टी or to an office is contested is a suit of a civil nature, notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of question as to religious rites or ceremonies। है ना, मैं वही आपको बोल रही थी। कोर्ट रिलीजन डिसाइड नहीं करेगी, कोर्ट सिविल राइट डिसाइड करेगी। यही एक्सप्लेनेशन 1 का एसेंस है। चलिए अब समझते हैं एक्सप्रेसली बार्ड। अब आते हैं एक्सेप्शन पर। मान लो कोई लॉ सीधा सीधा लिख दे, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन। अब गेम ओवर? नहीं, सिविल कोर्ट केस नहीं सुनेगी। पर क्यों? क्योंकि लेजिस्लेचर ने खुद मना कर दिया है। इसे कहते हैं एक्सप्रेसली बार्ड। अब हम समझते हैं इम्प्लाइडली बार्ड क्या होता है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ लेजिस्लेचर डायरेक्टली मना नहीं करती है, लेकिन पूरा एक्ट पढ़कर लगता है कि लेजिस्लेचर सिविल कोर्ट को बाहर रखना चाहती थी। फॉर एग्जांपल स्पेशल ट्रिब्यूनल बना दिया, अपील का मैकेनिज्म दे दिया, फाइनलिटी क्लॉज दे दिया, तो कोर्ट कहेगी हाँ यहाँ सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन भी कहते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, अगर एग्ज़ाम में कुछ याद ना रहे तो बस इस लाइन को याद रखना। सेक्शन 9 का रूल है जुरिस्डिक्शन और एक्सेप्शन है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। या फिर और सिंपल तरीके से हम समझते हैं, सिविल कोर्ट का दरवाज़ा बंद नहीं माना जाता है जब तक कोई लॉ उसे बंद ना कर दे। अब हम एक रैप अप समझते हैं सेक्शन 9 का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन माना जाता है सीपीसी का। तो सेक्शन 9 को डिटेल में हमने जो समझा उसमें उसका जो एसेंस था वो क्या था कि सिविल कोर्ट्स को हर सूट ऑफ सिविल नेचर सुनने का जुरिस्डिक्शन है, और जब तक किसी लॉ ने सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार ना किया हो, सिविल कोर्ट का दरवाज़ा लिटिगेंट्स के लिए खुला रहेगा। याद रखिए सेक्शन 9 का रूल है जुरिस्डिक्शन और एक्सेप्शन है बार ऑफ जुरिस्डिक्शन। इसी प्रिंसिपल पर पूरे सिविल जस्टिस सिस्टम की फाउंडेशन खड़ी है। अगर आपने सेक्शन 9 को अच्छे से समझ लिया तो सीपीसी का आगे आने वाले जुरिस्डिक्शन और सूट से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम सेक्शन पढ़ते हैं 10। आई होप आपको सेक्शन 9 क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब सेक्शन 10 की तरफ, विच से स्टे ऑफ सूट। सेक्शन 10 को रटना नहीं है, विजुअलाइज करना है। जब स्टूडेंट विजुअलाइज कर लेते हैं तो स्टे ऑफ सूट कभी नहीं भूलेंगे। तो सेक्शन 10 ऑफ सीपीसी सेज स्टे ऑफ सूट। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, मान लीजिए ए और बी के बीच एक ज़मीन का डिस्प्यूट है। ए ने बी के अगेंस्ट भोपाल सिविल कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। अब केस चल रहा है, एविडेंस भी हो रहा है, आर्ग्यूमेंट्स भी हो रहे हैं। अब बी ने सोचा चलो इसी मैटर का एक और केस किसी दूसरे कोर्ट में फाइल कर देते हैं, और बी ने वही डिस्प्यूट, वही प्रॉपर्टी और सेम पार्टीज़ के साथ दूसरी कोर्ट में भी सूट फाइल कर दिया। अब सोचिए अगर दोनों कोर्ट्स एक ही मैटर को सुनना शुरू कर दें तो क्या होगा। एक कोर्ट बोल सकती है प्रॉपर्टी ए की है और दूसरी कोर्ट भी बोल सकती है प्रॉपर्टी बी की है। अब एक ही प्रॉपर्टी कि दो अलग अलग जजमेंट्स आ जाएंगे तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे में जुडिशियल टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और पार्टीज़ को अननेसेसरी लिटिगेशन फेस करना पड़ेगा।
इसी प्रॉब्लम को रोकने के लिए लेजिस्लेचर ने सेक्शन 10 को इंट्रोड्यूस किया। तो चलिए अब हम इसकी बेरिक लैंग्वेज को पढ़ते हैं। नो कोर्ट शैल प्रोसीड विद द ट्रायल ऑफ एनी सूट in which the matter in issue is also directly or substantially in issue in a previously instituted suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title, where such suit is pending in the same or any other court in India have jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central government and having like jurisdiction or before। तो ये सेक्शन 10 को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, सिंपल मीनिंग इसका देखें, तो अगर एक मैटर का केस पहले से किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है तो उसी मैटर पर बाद में फाइल की गई सूट का ट्रायल टेम्पररी रोक दिया जाएगा। यही होता है स्टे ऑफ सूट। अब सेक्शन 10 क्रिएट क्यों किया गया? सेक्शन 10 का पर्पस केस को डिसमिस करना नहीं है। सेक्शन 10 का पर्पस डुप्लीकेट लिटिगेशन को रोकना है। लेजिस्लेचर क्या अवॉइड करना चाहती थी? कॉन्ट्रडिक्टरी जजमेंट्स, multiplicity of proceedings, waste of judicial time, harassment of parties। अच्छा, इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टे मीन्स व्हाट। स्टूडेंट्स यहाँ गलती कर देते हैं। सेक्शन 10 सूट को ख़त्म नहीं करता, सेक्शन 10 सूट को डिसमिस भी नहीं करता। सेक्शन 10 सिर्फ ट्रायल को टेम्पररी रोकता है। एग्जाम्पल, पहला सूट पेंडिंग है, दूसरा सूट फाइल हो गया, कोर्ट कहेगी दूसरे सूट का ट्रायल अभी मत चलाओ, बस सूट ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ रुक गई है। ठीक है, अब हम इसकी सेक्शन 10 की कंडीशंस देखेंगे। अब जो एग्जामिनर है उसका फेवरेट एरिया जो है वो सेक्शन 10 तब भी अप्लाई होगा जब सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो। कंडीशन 1 क्या है? प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट होनी चाहिए। सबसे पहले एक पहले से फाइल हुई सूट होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, सूट ए जनवरी, सूट बी मार्च। अब जनवरी वाली सूट प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, मार्च वाली सूट सब्सिक्वेंट सूट मानी जाएगी, क्योंकि जनवरी वाली सूट को पहले इंस्टीट्यूट किया गया था और मार्च वाली सूट को सब्सिक्वेंट माना जाएगा क्योंकि वो बाद में सूट फाइल की गई थी। अब कंडीशन 2 क्या बोलती है? मैटर इन इशू मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम, मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली सेम। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। सेक्शन 10 तब नहीं लगेगा जब सिर्फ कुछ फैक्ट सेम हो। सेक्शन 10 तब लगेगा जब एक्चुअल डिस्प्यूट सेम हो। फॉर एग्जांपल, जो सूट 1 है वो है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी और सूट 2 है ओनरशिप ऑफ सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई होगा क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो सेम है। दोनों सूट का जो नेचर था, फैक्ट्स थे, वो सेम है, ओनरशिप ऑफ सेम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। सूट 1 में ओनरशिप डिस्प्यूट चल रहा था और सूट 2 में रेंट रिकवरी का डिस्प्यूट चल रहा था। यहाँ पर सेक्शन 10 अप्लाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैटर सब्सटैंशियली सेम नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सेक्शन 10 का जो सोल पार्ट है विच इट सेज कि जो फैक्ट्स एंड इशू हैं वो सब्सटैंशियली या डायरेक्टली सेम होने चाहिए। जो मैटर इन इशू है द मैटर इन इशू जो है वो सब्सटैंशियली या डायरेक्टली प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट में सेम होना चाहिए, और वो भी सेम पार्टीज़ के बीच होना चाहिए, बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, और टाइटल भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब हम समझेंगे डायरेक्टली और सब्सटैंशियली का मतलब क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो मेन इशू कोर्ट को डिसाइड करना है वही इशू दोनों सूट्स में डिसाइड होना चाहिए। मतलब दोनों सूट्स में
वही इशू होना चाहिए, नॉट इंसिडेंटल, नॉट कोलैटरल, द मेन इशू, ओनली द मेन इशू। अब कंडीशन 3 क्या बोलती है? सेम पार्टीज, दोनों सूट्स में पार्टीज सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सूट 1 में A वर्सेस B है और सूट 2 में भी A वर्सेस B है, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो यहाँ पर स्टे ऑफ सूट लगेगा। अब कंडीशन 4, सेम टाइटल, ये स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं कि सेम टाइटल को ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं, बट इसे हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसका मीनिंग ये है पार्टीज सेम कैपेसिटी में लिटिगेट कर रही हो। एग्जाम्पल सूट 1 A एज ओनर और सूट 2 में भी A एज अ ओनर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों सूट में A एज अ ओनर ही फाइल किया था। सूट जो था सूट 1 में भी A एज अ ओनर ही था और सूट 2 में भी A एज अ ओनर ही था, तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सूट में A एज अ ओनर ही था, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हुआ, फुलफिल हो गया सेक्शन 10 का। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जो पहला सूट था A उसमें ट्रस्टी था, अब सेकेंड सूट में A क्या था, पर्सनल ओनर था, पर यहाँ पे क्या हुआ, दोनों सूट में A अलग अलग आइडेंटिफाई हो रहा था, तो यहाँ पे कंडीशन फेल हो सकती है। अब कंडीशन 5 क्या है, प्रीवियस कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले वाली कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, अगर पहली कोर्ट कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। इसे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A वर्सेस B के बीच में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, सूट फाइल्ड है कॉम्पिटेंट कोर्ट में पर वो पेंडिंग है। B अगेन फाइल्स सेम डिस्प्यूट इन अनदर कॉम्पिटेंट कोर्ट, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, सेक्शन 10 अप्लाई होगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट सूट स्टेड ना, ये बाद में आप अगर फाइल कर रहे हैं अगेन तो वो सब्सिक्वेंट सूट माना जाएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं स्टे एंड डिसमिसल के बीच में डिफरेंस क्या है। स्टे का मतलब होता है जहाँ पे सूट रिमेन्स अलाइव, और डिसमिसल में सूट क्या होता है, एंड हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही टेम्प्रेरी इसमें हॉल्ट मिल जाता है और डिसमिसल में प्रोसीडिंग टर्मिनेट कर दी जाती हैं। स्टे में क्या होता है, बाद में जो सूट है वो कंटिन्यू हो सकता है, बट डिसमिसल में फ्रेश एक्शन नीडेड होता है, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सेक्शन 10 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट को बार करता है, तो आंसर इज़ नो। ध्यान रखिए सेक्शन 10 सूट फाइल करने से नहीं रोकता है, सेक्शन 10 सिर्फ ट्रायल को रोकता है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10 क्या है, व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 10, इसका आंसर है प्रिवेंट पैरेलल प्रोसीडिंग्स, सेकेंड इज अवॉइड कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, थर्ड इज सेव जुडिशियल टाइम, फोर्थ is prevent multiplicity of litigation. So students, सेक्शन 10 का एसेंस ये है कि अगर एक मैटर पहले से कॉम्पिटेंट कोर्ट में पेंडिंग है और वही मैटर सेम पार्टीज़ के बीच दूसरी सूट में भी डायरेक्टली और सब्सटैंशियली इशू बना हुआ है, तो सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल स्टे कर दिया जाएगा। याद रखिए सेक्शन 10 सूट को डिसमिस नहीं करता है, सूट फाइल करने से भी नहीं रोकता है, ये सिर्फ डुप्लीकेट ट्रायल्स को रोकता है ताकि कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स और अननेसेसरी लिटिगेशन से बचा जा सके। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 10 का ऑब्जेक्टिव है वन डिस्प्यूट वन ट्रायल एट अ टाइम। आई होप स्टूडेंट्स आपको सेक्शन 10 क्लियर हो गया होगा, और अगर कुछ भी आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे इसको भी बता सकते हैं कमेंट में, आई विल एक्सप्लेन दैट टू। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ, विच इज़ रेस जुडिकेटा। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन हमने सेक्शन 10 के एक्सप्लेनेशन पार्ट को नहीं पढ़ा था, आई मीन वो गलती से स्किप हो गया था, सो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। अभी तक हमने समझा कि अगर एक सूट इंडिया के किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में पहले से पेंडिंग है तो सेम मैटर वाली सब्सिक्वेंट सूट का ट्रायल स्टे हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर ने एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी दी है, और ये क्लैरिफिकेशन फॉरेन कोर्ट्स के रिगार्डिंग है। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर कोई सूट किसी फॉरेन कंट्री की कोर्ट में पेंडिंग है तो सिर्फ इसी वजह से इंडियन कोर्ट अपने यहाँ फाइल हुई सूट को सुनने से मना नहीं करेगी। दूसरे वर्ड्स में, फॉरेन कोर्ट में केस चल रहा हो फिर भी इंडियन कोर्ट सेम कॉज ऑफ एक्शन वाली सूट को ट्राई कर सकती है।
अब इस एक्सप्लेनेशन की क्या ज़रूरत पड़ी थी? तो सेक्शन 10 का जो पर्पस था पैरेलल प्रोसीडिंग्स को रोकना था, लेकिन ये प्रिंसिपल सिर्फ उन कोर्ट्स के लिए है जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का पार्ट है। फॉरेन कोर्ट्स इंडियन कोर्ट्स की सबॉर्डिनेट नहीं होती है और इंडियन कोर्ट भी फॉरेन कोर्ट के कंट्रोल में नहीं होती। इसीलिए लेजिस्लेचर ने ये क्लियर कर दिया, फॉरेन कोर्ट में अपनी केस पेंडिंग होने से इंडियन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन अफेक्ट नहीं होगी। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ, विच इज़ रेस जुडिकाटा। तो स्टूडेंट्स मान लीजिए जैसे ए और बी के बीच में एक ज़मीन का डिस्प्यूट है, चल रहा है। अब ए कोर्ट आ गया, पूरा ट्रायल भी हुआ, एविडेंस भी हुआ, विटनेसेस आए, आर्ग्यूमेंट्स हुई और फाइनली कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि ज़मीन ए की है और ए केस जीत गया। अब सोचिए अगर बी अगले साल फिर वही डिस्प्यूट लेकर कोर्ट पहुंच जाए तो, और ये कहे मुझे लगता है कि कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया है, चलिए फिर से केस चालू करते हैं, और अगले साल फिर वही केस जो सूट है फिर से शुरू हो गया। अगर ऐसा ही होता रहा तो अगर ऐसे कोर्ट अलाउ कर देगी तो लिटिगेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा और कोर्ट का टाइम भी अलग से वेस्ट होगा, पार्टीज़ का हरासमेंट भी होगा और जुडिशियल डिसीजंस की फाइनलिटी कभी ख़त्म हो जाएगी। तो सेक्शन 11 इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? लेजिस्लेचर चाहती थी कि एक मैटर को एक बार फाइनली डिसाइड कर दिया जाए तो उसी मैटर को बार बार कोर्ट में ना लाया जा सके। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं रेस जुडिकेटा। इट मीन्स, इसका जो लैटिन टर्म, दिस इज़ अ लैटिन टर्म ना, तो रेस जुडिकेटा का जो नॉर्मल मतलब है उसका ये मतलब है अ मैटर ऑलरेडी एडजुडिकेटेड। इट मीन्स अ मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड। ठीक है, अब सेक्शन 11 का एसेंस, पहले हम इसकी डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन लेटर आई विल एक्सप्लेन यू द सेक्शन 11। ठीक है। No court shall try any suit or issue in which the matter directly or substantially है ना, in issue has been directly and substantially an issue in a formal suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which the issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। तो सेक्शन 11 का जो एसेंस है वो ये कहता है कि जिस मैटर को एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही फाइनली डिसाइड कर चुकी है उसी मैटर को वही पार्टीज दोबारा कोर्ट में रेज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, पहला सूट आया, ए क्लेम करता है ओनरशिप ऑफ लैंड, अब बी डिनाई करता है उस ओनरशिप को, कोर्ट डिसाइड करती है ए इज़ दी ओनर। अब सेकंड सूट आया, ए और बी फिर वही ओनरशिप डिस्प्यूट लेकर कोर्ट पहुंच गए। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? मेंटेनेबल नहीं हुआ, और रीज़न क्या था? रेस जुडिकाटा। इसका जो फिलॉसफी है रेस जुडिकाटा की, यहाँ पे क्या होता है, स्टूडेंट्स यूजुअली रट लेते हैं, ठीक है, बट एग्जामिनर वांट्स प्रिंसिपल। ये 3 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है, विच इज़ फाइनलिटी ऑफ लिटिगेशन। लॉ चाहता है कि लिटिगेशन का एक एंड हो। इसका सेकेंड है जुडिशियल इकोनॉमी। कोर्ट्स का टाइम बार बार सेम डिस्प्यूट सुनने में वेस्ट नहीं होना चाहिए। और थर्ड बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट। एक ही पार्टी को सेम डिस्प्यूट में बार बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स रेस जुडिकेटा की कुछ कंडीशंस हैं। मान लीजिए ए और बी के बीच एक ज़मीन का डिस्प्यूट था। ए ने कोर्ट में सूट फाइल किया कि ये ज़मीन मेरी है। बी ने कहा नहीं, ये ज़मीन मेरी है। कोर्ट ने पूरा ट्रायल किया और फाइनली जजमेंट दे दिया कि ज़मीन ए की है। अब 2 साल बाद बी फिर से कोर्ट जाता है और कहता है मैं फिर से वही ओनरशिप का डिस्प्यूट उठाना चाहता हूँ। अब कोर्ट तुरंत रेस जुडिकेटा नहीं लगाएगी, क्योंकि कोर्ट एक एक करके सब बातें चेक करेगी। पहली बात कि क्या नया डिस्प्यूट वही है जो पहले डिसाइड हुआ था। दूसरी बात
क्या ये लोग वही हैं जो पहले केस में थे, आई मीन जो पार्टीज़ है वो सेम है या नहीं। तीसरी बात, सेम टाइटल है या नहीं, जो सेम टाइटल डिसाइडेड हुआ है वही टाइटल है के लिए उन लोग वापस आए हैं या नहीं। फोर्थ पॉइंट इज़, पहले वाली कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए भी अगर वापस से रीहियर हो सकता है। पांचवी बात, क्या मैटर सच में डिसाइड हुआ था। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, क्योंकि अगर गलत सूट फाइल हुई लेकिन प्लेंटिफ कोर्ट आया ही नहीं, सूट डिसमिस हो गई। अब बताओ, क्या कोर्ट ने ओनरशिप डिसाइड की? नहीं। क्या कोर्ट ने एविडेंस देखा? नहीं। क्या कोर्ट ने मेरिट्स पर जजमेंट दिया? नहीं। तो फिर रेस जुडिकेटा कैसे लगेगी? रेस जुडिकेटा तभी लगेगा जब कोर्ट ने मैटर को सुनकर और डिसाइड करके फाइनल जजमेंट दी हो। इसीलिए सेक्शन कहता है हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। अब क्या होता है, कोर्ट रेस जुडिकेटा तब लगाती है जब वही डिस्प्यूट, वही पार्टीज, वही कैपेसिटी में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने पहले ही पूरी तरह सुना जा चुका हो और फाइनली डिसाइड किया जा चुका हो। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग है तो रेस जुडिकाटा लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, रेस जुडिकेटा की कंडीशंस को अलग अलग रटने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद रखिए कि लॉ किसी भी मैटर को दोबारा लिटिगेट करने से पहले चेक करता है कि क्या ये वही डिस्प्यूट है जो वही पार्टीज़ के बीच में एक कॉम्पिटेंट कोर्ट पहले ही फाइनली डिसाइड कर चुका है। अगर आंसर हाँ है तो सेक्शन 11 अप्लाई करेगा और मैटर दोबारा नहीं सुना जाएगा। आई होप आपको ये सेक्शन क्लियर हो गया होगा। अब इसके हम एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। तो एक्सप्लेनेशन 1 कहता है, The expression former suit shall denote a suit which has been decided prior to a suit in question, whether or not it was instituted prior thereto. Which means formal suit का मतलब वो सूट है जो पहले डिसाइड हुई हो, चाहे वो बाद वाली सूट से पहले फाइल हुई हो या नहीं। पहले फाइल हुई सूट इज़ फॉर्मर सूट। ये हमेशा सही नहीं है कि जो पहले फाइल हुआ हो वही फॉर्मर सूट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सूट 2020 में फ़ाइल हुई और सूट एक और मतलब सूट ए जो था वो 2020 में फ़ाइल हुआ, ठीक है, और सूट बी जो था वो 2021 में फ़ाइल हुआ। लेकिन सूट बी का जो जजमेंट था वो 2022 में आ गया और सूट ए का जजमेंट 2023 में आया। अब कोर्ट क्या कहेगी कि फॉर्मर सूट का मतलब है जो पहले डिसाइड हुआ हो, नॉट नेसेसरी जो पहले फाइल हुआ हो। गेटिंग माई पॉइंट? जो पहले डिसाइड हो जाएगा उसे ही हम फॉर्मल सूट कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है कि जो पहले से फाइल हुआ हो सूट उसे हम फॉर्मल सूट, नहीं, जो डिसाइड पहले होगा उसी को हम फॉर्मल सूट कहेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन 1 क्लियर हो गया होगा। अब एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द competence of a court shall be determined irrespective of any provisions as to a right of appeal from the decision of such court. कोर्ट कॉम्पिटेंट है या नहीं ये देखते वक्त अपील का राइट कंसिडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सिविल जज ने सूट डिसाइड किया, उसके जजमेंट के अगेंस्ट अपील हाई कोर्ट तक जा सकती है, फिर भी सिविल जज कॉम्पिटेंट कोर्ट ही मानी जाएगी। कॉम्पिटेंसी देखते वक्त अपील की पॉसिबिलिटी इररिलेवेंट होती है। आई होप आपको सेकेंड वाला एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसे एक्सप्लेन कर दूँगी और अच्छे से। अब हम एक्सप्लेनेशन 3 में देखते हैं, which says the matter above referred to must in the former suit have been alleged by one party and either denied or admitted expressly or impliedly by the other। मतलब मैटर तभी रेस जुडिकाटा बनेगा जब एक पार्टी ने उस इशू को रेस किया हो और दूसरी पार्टी ने उसे एडमिट या डिनाई किया हो। फॉर एग्जाम्पल, ए बोलता है प्रॉपर्टी मेरी है, बी बोलता है नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है। इशू प्रॉपरली कंटेस्ट हुआ है। अब कोर्ट डिसाइड करेगी। रेस जुडिकेटा सिर्फ कंटेस्टेड इशू पर लगती है। समझ आए बात आपको? रेस जुडिकेटा हमेशा कंटेस्टेड इश्यूज पर ही लगती है। तो
what explanation 3 says कि एक ऐसा मैटर जिसमें एक पार्टी इशू रेज कर रही है और दूसरी पार्टी उसे एडमिट या डिनाई कर रही है, ठीक है. दिस इज ऑल्सो completed. Now explanation 4. This is the most important explanation जो कि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में, जुडिशरी एग्ज़ाम्स में और पूछा जाता ही है. तो आप इसे अच्छे से कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ इसको. एक्सप्लेनेशन 4 इज़ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा. ये ना जुडिशरी का फेवरेट टॉपिक है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट. तो अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, जो इशू पहले सूट में रेस किया जा सकता था और रेस किया जाना चाहिए था, उसे माना जाएगा कि वो रेस किया गया था. मतलब जो भी कोई इशू जो रेस किया जा सकता था, मतलब कोई भी एक ऐसा मैटर चल रहा है कोर्ट में कि जो ऑलरेडी उसमें जो फैक्ट्स हैं या कोई इशू उसमें जो ऐसा है जो रेस किया जा सकता था पहले, पर वो उसने रेस नहीं किया और जबकि रेस किया जाना चाहिए था, तो वो हम उसे क्या मानेंगे कि वो इशू उस सूट में, उस केस में रेस किया गया था. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए के पास एक प्रॉपर्टी है, उसकी ओनरशिप है. उसे प्रूफ करने के 5 ग्राउंड्स थे. फिर से समझिए, ए के पास एक प्रॉपर्टी ओनरशिप प्रूफ करने के 5 ग्राउंड्स थे. कोर्ट में उसने सिर्फ 3 ग्राउंड्स यूज़ किए. फिर वो क्या हुआ, केस हार गया. बाद में ए वापस आया और बोला कि अब मैं दो ग्राउंड्स जो थे मैं उस पर नया सूट फाइल करूँगा. पर लॉ कहता है कि नहीं, पहले ही ले आना चाहिए था ना, बार बार एक ही चीज़ पे थोड़ी ना हम करते रहेंगे. तो जो कहना था आपको पहले ही कह दो. जितने इश्यूज थे आप पहले ही उसमें सूट में रेस कर दो. लिटिगेशन इंस्टॉलमेंट्स में नहीं चलती है. गेटिंग माई पॉइंट? इसे ही हम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा कहते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर एक्सप्लेनेशन 5. अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, any relief claimed in the plaint which is not expressly granted by the decree shall for the purpose of this section be deemed to have been refused. ठीक है, क्या माना जाएगा कि वो रिफ्यूज हो गई. देखिए, जो रिलीफ जो प्लेंट में क्लेम किया गया था, ठीक है, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली उसको ग्रांट नहीं किया, तो वो क्या माना जाएगा, डीम्ड रिफ्यूज़ल. ठीक है, उसे हम डीम्ड रिफ्यूज़ल मानेंगे. फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ ने पोजेशन भी मांगी थी एक सूट में और डैमेजेस भी मांगे थे, पर कोर्ट ने सिर्फ पोजेशन दी. अब यहाँ पर हम क्या कंसिडर करेंगे कि डैमेजेस के बारे में कुछ नहीं बोला है कोर्ट ने, तो डैमेजेस को रिफ्यूज़ल माना जाएगा. डैमेजेस रिफ्यूज़ हो गई हैं, ऐसे ही मानेंगे हम. ठीक है, तो ये हम डीम्ड रिफ्यूज़ल मानते हैं. एक्सप्लेनेशन 5 को डीम्ड रिफ्यूज़ल बोला जाता है. एक्सप्लेनेशन 4 को कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा बोला जाता है. चलिए अब एक्सप्लेनेशन 6 को देखते हैं. एक्सप्लेनेशन 6 इज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना. तो अगर इसे हम एग्जाम्पल से समझें तो एक समझिए, एक विलेज के 500 लोगों का एक कॉमन राइट अफेक्ट हो रहा है. 5 लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट फाइल करने गए. ठीक है, कोर्ट ने डिसीजन दे दिया. बाद में बाकी के 495 पीपल ये नहीं कह सकते हम तो पार्टी में थे ही नहीं. ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का जजमेंट सब रिप्रेजेंटेटेड पर्सन्स को बाइंड करता है. ये नहीं बाद में बोल सकते कि नहीं हम तो पार्टी नहीं थे, हम नहीं जानते. नहीं, ऐसा नहीं है. वो सबको ही बाइंड करेगा उसके लिए. ठीक है, एक बार हम इसका सेक्शन पढ़ लेते हैं. वेयर पर्सन लिटिगेट बोनाफाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पब्लिक राइट or of a public right claimed in common for themselves and others. All person interested in such right shall, for the purpose of this section, be deemed to claim under the person so litigating. ठीक है, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन 6 क्लियर हो गया होगा. अब हम एक्सप्लेनेशन 7 देखते हैं. The provision of this section shall apply to a proceeding for the execution of a decree, and references in this section to any suit, issue or former suit shall be construed as references respectively to a proceeding for the execution of the decree, question arising in such proceeding and formal proceeding for the execution of that decree. तो एक्सप्लेनेशन 7 बोलता है
कि मतलब स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि रेस जुडिकेटा सिर्फ सूट्स में लगती है, ठीक है, ऐसा नहीं है। रेस जुडिकेटा इसमें ये जो एक्सप्लेनेशन 7 है वो ये बोलता है रेस जुडिकेटा इन एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स। लॉ कहता है एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में भी अप्लाई होगा क्या, रेस जुडिकेटा। फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूशन में एक इशू डिसाइड हो गया, उसी इशू को दोबारा एग्जीक्यूशन में नहीं उठाया जा सकता, ठीक है। तो रेस जुडिकेटा एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 8, ये तो एक्सट्रीमली ही इम्पोर्टेंट है। An issue heard and finally decided by a court of limited jurisdiction competent to decide such issue shall operate as res judicata in subsequent suit, ठीक है। तो देखो क्या है, अगर बेयर एक्ट के एसेंस में हम इसे पढ़ें तो अगर लिमिटेड जुरिस्डिक्शन वाली कोर्ट ने कोई इशू फाइनली डिसाइड कर दिया तो भी वो फ्यूचर सूट में रेस जुडिकेटा बन सकती है। फॉर एग्जांपल रेंट कंट्रोलर ने टेनेंसी इशू डिसाइड कर दिया, बाद में सिविल कोर्ट में वही इशू फिर से उठाया गया, कोर्ट कह सकती है इशू पहले ही फाइनली डिसाइड हो चुका है, रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा। लिमिटेड जुरिस्डिक्शन का मतलब ये नहीं है कि उसका डिसीजन बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, इसका सेक्शन 11 का जो बॉडी है वो एक्सप्लेनेशन 1 से लेके 8 तक उसकी सोल है, ठीक है। इन एक्सप्लेनेशन के बिना रेस जुडिकेटा को प्रॉपरली समझना पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन देखा जाए जो इम्पोर्टेंट है वो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा एक्सप्लेनेशन 4, एक्सप्लेनेशन 6 रिप्रेजेंटेटिव सूट्स, एक्सप्लेनेशन 8 लिमिटेड जुरिस्डिक्शन। जुडिशरी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे, तो आप इन्हें अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 12 की तरफ, विच इज़ बार टू फर्दर सूट। स्टूडेंट्स, जो हमने पहले सेक्शन पढ़ा है रेस जुडिकाटा, वहाँ में हमने देखा था कि एक मैटर को कॉम्पिटेंट कोर्ट एक बार फाइनली डिसाइड कर दे तो उस मैटर को दोबारा लिटिगेट नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर लॉ ऑलरेडी रेस जुडिकेटा के थ्रू रीलिटिगेशन को रोक रहा है तो फिर सेक्शन 12 की क्या ज़रूरत पड़ी। सेक्शन 12 हमें उसी प्रिंसिपल को प्रैक्टिकल इफेक्ट बताता है, उसी प्रिंसिपल का प्रैक्टिकल इफेक्ट बताता है। तो सेक्शन 12 का जो बेयरक्ट लैंग्वेज है, इट सेज वेयर अ प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड बाय रूल्स फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग अ फर्दर सूट इन रिस्पेक्ट of any particular cause of action, he shall not be entitled to institute a suit in respect of such cause of action in any court to which this code applies. स्टूडेंट्स, पहली बार पढ़ने पर यह सेक्शन थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि प्रीक्लूडेड और कॉज ऑफ एक्शन जैसे वर्ड्स यूज़ हुए हैं, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में सेक्शन 12 सिर्फ इतना कहता है, जब लॉ किसी पर्सन को किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर दोबारा सूट फाइल करने से रोकता है तो वो किसी भी सिविल कोर्ट में उस कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट फाइल नहीं कर सकता। अब हम सबसे पहले समझेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या समझेंगे कि कॉज ऑफ एक्शन का मतलब क्या होता है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है वो फैक्ट्स जिनके बेसिस पर प्लेंटिफ कोर्ट जाने का राइट अक्वायर करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी को 5 लाख रुपए उधार दिए, बी ने पैसे वापस नहीं दिए, यही फैक्ट्स मिलकर कॉज ऑफ एक्शन बनता है, ठीक है। एक और एग्जांपल से आप समझिए कि मान के चलिए ए प्रॉपर्टी का ओनर है, ठीक है, बी ने इलीगल पोजेशन ले लिया, ये फैक्ट्स ए को सूट फाइल करने का राइट देते हैं, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है। अब इसका जो रियल मीनिंग है, इट सेज, मान लीजिए जैसे कि लॉ किसी रूल की वजह से ए को उस कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट फाइल करने से रोका गया है, तो ए ये नहीं कह सकता कि चलो एक और कोर्ट में ट्राई कर लेता हूँ। सेक्शन 12 कहता है नहीं, जहाँ लॉ ने बार लगा दिया है वहाँ किसी भी सीपीसी कोर्ट में फ्रेश सूट मेंटेनेबल नहीं होगा, ठीक है। अब आप सोचिए कि सेक्शन 12 इंट्रोड्यूस किया क्यों गया, ठीक है। तो इसका आंसर है
लेजिस्लेचर नहीं चाहती थी कि पार्टीज टेक्निकल रूल्स को बाईपास करके बार बार फ्रेश सूट फाइल करें। अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाए तो लिटिगेशन एंडलेस हो जाएंगी, ठीक है, कोर्ट का टाइम बहुत वेस्ट होगा और डिफेंडेंट को अननेसेसरी हरासमेंट होगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सेक्शन 11 और 12 में रिलेशनशिप क्या है। ठीक है, सेक्शन 11 में क्या है कि जो मैटर ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, सेम मैटर दोबारा लिटिगेट नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। ठीक है, और सेक्शन 12 लॉ ऑलरेडी फ्रेश सूट को प्रोहिबिट कर रहा है। रिजल्ट इसका क्या मतलब, फ्रेश सूट फाइल ही नहीं कर सकते आप। इसका इजी डिफरेंस ऐसा है, सेक्शन 11 फोकसेस ऑन अ डिसाइडेड मैटर, ठीक है, डिसाइडेड मैटर पे फोकस करती है, और सेक्शन 12 क्या करता है, फ्रेश सूट को बार करता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल, सपोज ए ने सूट फाइल किया, कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया, अब ए वही कॉज ऑफ एक्शन लेकर फ्रेश सूट फाइल करना चाहता है। लॉ कहता है नॉट मेंटेनेबल। वाई? बिकॉज लॉ ऑलरेडी बार्स फर्दर सूट। ठीक है, अब सेक्शन 12 के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? अगर इसके हम ऑब्जेक्ट्स देखें तो इसका पर्पस क्या है, प्रिवेंट मल्टीसिपलिटी ऑफ सूट्स, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस, इंश्योर फाइनलिटी, प्रोटेक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम रिपीटेड लिटिगेशन। जिस कॉज ऑफ एक्शन पर लॉ फ्रेश सूट को प्रोहिबिट करता है, उस कॉज ऑफ एक्शन पर प्लेंटिफ किसी भी सिविल कोर्ट में नई सूट फाइल नहीं कर सकता। ठीक है, तो स्टूडेंट सेक्शन 12 सीपीसी का एसेंस है कि जब लॉ किसी पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट फाइल करने की परमिशन नहीं देता, तो प्लेंटिफ उसी कॉज ऑफ एक्शन को लेकर किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट में नई सूट इंस्टीट्यूट नहीं कर सकता। याद रखिए, सेक्शन 12 पैरेलल ट्रायल्स को रोकता है, सेक्शन 11 री लिटिगेशन को रोकता है, और सेक्शन 12 बार्ड कॉज ऑफ एक्शन पर फ्रेश सूट्स को रोकता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर लॉ ने एक बार फर्दर सूट पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी तो कोर्ट का दरवाज़ा उस कॉज ऑफ एक्शन के लिए दोबारा नहीं खुलेगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, हम बढ़ते हैं सेक्शन 13 की तरफ, विच सेज फॉरेन जजमेंट नॉट कंक्लूसिव। मान लीजिए दो लोगों के बीच एक डिस्प्यूट यूएसए की कोर्ट में डिसाइड हो गया। अब उनमें से एक पार्टी इंडिया आकर वही इशू फिर से उठाना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन कोर्ट फॉरेन कोर्ट के जजमेंट को रिस्पेक्ट करेगी या पूरा केस दोबारा से शुरू से चलेगा? इसी सवाल का जवाब सेक्शन 13 ऑफ सीपीसी देता है। तो सबसे पहले समझो फॉरेन जजमेंट क्या है। ठीक है, सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग फॉरेन जजमेंट मीन्स द जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट। और फॉरेन कोर्ट का मतलब है ऐसी कोर्ट जो इंडियन गवर्नमेंट की अथॉरिटी के बाहर हो। फॉर एग्जांपल यूएसए कोर्ट, यूके कोर्ट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डेफिनेशन सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन 13 की जो फिलॉसफी है वो ये कहती है लॉ जनरली फॉरेन जजमेंट्स को रिस्पेक्ट करता है। अगर किसी कॉम्पिटेंट फॉरेन कोर्ट ने मैटर डिसाइड कर दिया है तो नॉर्मली इंडियन कोर्ट्स उस डिसीजन को फाइनल मान लेती हैं। इसी प्रिंसिपल को कहते हैं कंक्लूसिवनेस ऑफ फॉरेन जजमेंट। सेक्शन 13 का रूल ये है कि फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव होगी, लेकिन 6 सिचुएशन में कंक्लूसिव नहीं होगी। यही सेक्शन का हार्ट है। ठीक है, क्लॉज ए कहता है, ये एक्सेप्शंस हैं इसके, ठीक है, कोर्ट नॉट कॉम्पिटेंट where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction। अगर फॉरेन कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी तो उसका जजमेंट इंडिया में कंक्लूसिव नहीं होगा। जैसे यूएसए कोर्ट ने एक पर्सन के अगेंस्ट जजमेंट पास कर दिया जिसका यूएसए से कोई कनेक्शन ही नहीं था, जुरिस्डिक्शन डाउटफुल है। इंडियन कोर्ट कह सकती है जजमेंट कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, अब क्लॉज बी देखते हैं, which says where it has not been given on the merits of the case। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फॉरेन कोर्ट ने डिस्प्यूट को मेरिट्स पर डिसाइड ही नहीं किया। फॉर एग्जांपल डिफेंडेंट प्रेजेंट नहीं हुआ, कोर्ट ने बिना एविडेंस इवैल्यूएट किए एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया,
ये टेक्निकल ग्राउंड पर डिस्पोजल कर दिया, सॉरी या टेक्निकल ग्राउंड पर उसने डिस्पोज कर दिया। सेक्शन 13 कहता है कि डिसीजन मेरिट्स पर ही होना चाहिए, ठीक है। अब क्लॉज सी क्या कहता है, इनकरेक्ट व्यू ऑफ इंटरनेशनल लॉ और रिफ्यूज़ल टू रिकग्नाइज इंडियन लॉ। मतलब फॉरेन कोर्ट ने इंटरनेशनल लॉ को गलत अप्लाई किया या इंडियन लॉ अप्लाई करनी थी लेकिन रिफ्यूज़ कर दिया। जैसे कॉन्ट्रैक्ट इंडियन लॉ से गवर्न होना था, फॉरेन कोर्ट ने इंडियन लॉ को कंसिडर ही नहीं किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, जजमेंट कंक्लूसिव नहीं होगा, ठीक है। अब क्लॉज डी कहता है वेयर द प्रोसीडिंग इन विच द जजमेंट वाज ऑब्टेन्ड आर अपोज्ड टू नेचुरल जस्टिस, ठीक है। प्रोसीडिंग क्या है, अपोज्ड है किसके, नेचुरल जस्टिस के। तो पार्टी को फेयर अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई, इसका यही मतलब है कि पार्टी को फेयर अपॉर्चुनिटी ही नहीं दी गई। जैसे एग्जाम्पल, डिफेंडेंट को नोटिस ही नहीं दिया गया या उसको अपना साइड प्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। तो नेचुरल जस्टिस का बेसिक प्रिंसिपल है सुनो भी और समझो भी, ठीक है। तो यही डी हमारा बोलता है, ठीक है। अब हम ई को देखेंगे, ओब्टेन बाय फ्रॉड, वेयर इट हैज़ बीन ओब्टेन बाय फ्रॉड, ठीक है। इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा ना, एक एक एफ तक, ए से एफ तक अच्छे से कर लेना एक्सेप्शंस को, ठीक है। ई कहता है ये ना, ये वाला ई वाला ओब्टेन बाय फ्रॉड इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। जजमेंट जब फ्रॉड करके ली गई हो, फॉर एग्जाम्पल फेक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए हो, फॉल्स फैक्ट्स बता दिए हो और फिर उसके बाद जजमेंट ले ली हो, ठीक है। लॉ कहता है फ्रॉड डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, ठीक है। तो वो क्या रिजल्ट करेगा, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा बिकॉज ऑफ कि वो ओब्टेन किया गया है फ्रॉड के थ्रू। अब एफ क्या कहता है, वेयर इट सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, ठीक है। सस्टेन्स अ क्लेम फाउंडेड ऑन ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ, मीनिंग इसका मतलब ये है कि फॉरेन जजमेंट ऐसे क्लेम को सपोर्ट कर रही है जो इंडियन लॉ के कॉन्ट्ररी हो। फॉर एग्जाम्पल, फॉरेन कोर्ट ने ऐसा ट्रांजेक्शन वैलिड मान लिया हो जो इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल है, हम इसे कंक्लूसिव नहीं मानेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं कि मान लो यूके कोर्ट ने जजमेंट दिया, इसे नहीं, इसका एक पूरे का समझते हैं हम इसे, कि मान लो यूके कोर्ट ने जजमेंट दिया, इंडियन कोर्ट चेक करेगी क्या कोर्ट यूके कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, क्या जजमेंट मेरिट्स पर दिए गए, क्या नेचुरल जस्टिस फॉलो हुई, ठीक है, क्या फ्रॉड के थ्रू ऑब्टेंड तो नहीं हुआ, क्या इंडियन लॉ वायलेट तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को देखेगी, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फॉरेन जजमेंट क्या माना जाएगा, कंक्लूसिव माना जाएगा। और अगर एक भी एक्सेप्शन में आ गया तो क्या माना जाएगा, फॉरेन जजमेंट कंक्लूसिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सेक्शन 13 हमें बताता है कि बेसिक रूल ये है कि फॉरेन जजमेंट को इंडियन कोर्ट्स जनरली रिस्पेक्ट करती है और उन्हें कंक्लूसिव ही मानती है। लेकिन अगर जजमेंट इनकॉम्पिटेंट कोर्ट ने दी हो, मेरिट्स पर ना हो, नेचुरल जस्टिस वायलेट हुआ हो या फ्रॉड से ऑब्टेन की गई हो या इंडियन लॉ के कॉन्ट्ररी हो, तो इंडियन कोर्ट उस जजमेंट को कंक्लूसिव नहीं मानेगी। याद रखिए सेक्शन 13 का जो रूल है इस कंक्लूसिवनेस, और क्लॉज ए टू एफ उसके एक्सेप्शंस हैं। एग्ज़ाम में अगर सेक्शन 13 आए तो सबसे पहले रूल लिखिए और फिर इसके 6 एक्सेप्शंस को एक्सप्लेन करिए, यही पूरे सेक्शन का एसेंस है। चलिए हम सेक्शन 14 को देखते हैं जो कि हमारे लेक्चर का आज लास्ट सेक्शन है, जो कहता है प्रिजम्पशन एज टू फॉरेन जजमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोचिए, आप किसी फॉरेन कोर्ट के जजमेंट लेकर इंडियन कोर्ट में आते हो। अब क्या इंडियन कोर्ट सबसे पहले फॉरेन कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की इंक्वायरी करेगी? क्या हर बार प्रूफ करना पड़ेगा कि फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट थी? अगर हर केस में शुरू से कॉम्पिटेंसी प्रूफ करनी पड़े तो अननेसेसरी डिले होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 40 सीपीसी का एक प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। तो अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट 14 सेक्शन 14 सेज the court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the
record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. जब किसी फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इंडियन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है तो इंडियन कोर्ट पहले ये मान लेती है कि फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट थी, यानी कॉम्पिटेंसी को इनिशियली प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो कॉम्पिटेंट थी। हर बार स्टार्टिंग से प्रूव नहीं करना पड़ेगा। सेक्शन 14 लॉ प्रैक्टिकलिटी को इम्पोर्टेंस देता है ना। अगर हर फॉरेन जजमेंट के साथ पहले जुरिस्डिक्शन प्रूफ करना कंपलसरी कर दिया जाए तो फॉरेन जजमेंट्स का रिकॉग्निशन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसीलिए लेजिस्लेचर ने कहा स्टार्ट विथ प्रिजम्पशंस। प्रिजम्पशन क्या है? प्रिजम्पशन का मतलब होता है कि कोर्ट किसी फैक्ट को ट्रू मान लेती है जब तक अपोजिट प्रूफ ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यूएसए कोर्ट का सर्टिफाइड जजमेंट लेकर इंडियन कोर्ट आता है। इंडियन कोर्ट तुरंत कहेगी ठीक है, अभी के लिए हम मान लेते हैं कि ये कोर्ट कॉम्पिटेंट थी। ये सेक्शन 14 की प्रिजम्पशन है। तो क्या ये प्रिजम्पशन फाइनल है? तो आंसर इज़ नो। ये कंक्लूसिव प्रिजम्पशन नहीं है, ये रिवर्टेबल प्रिजम्पशन है। अच्छा, रिवर्टेबल का मतलब है कि अपोजिट पार्टी इसे चेंज कर सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी कहता है यूएसए कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन ही नहीं थी और बी एविडेंस प्रोड्यूस कर देता है। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो गई तो सेक्शन 14 की प्रिजम्पशन टूट जाएगी। अच्छा, इसका इम्पॉर्टेंट फ्रेज है अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड। अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स ऑन द रिकॉर्ड। ठीक है, कभी कभी फॉरेन जजमेंट को देखकर ही लगता है कि कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं थी। ऐसे केसेस में कोर्ट ऑटोमेटिकली प्रिजम्पशन नहीं लगाएगी। ठीक है, जैसे जजमेंट के रिकॉर्ड से ही क्लियरली दिख रहा है कि कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी, तो कोर्ट कहेगी प्रिजम्पशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट सेक्शन 14 सीपीसी फॉरेन जजमेंट्स का फेवर में एक रिवर्टेबल प्रिजम्पशन क्रिएट करता है। जब सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट इंडियन कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की जाती है, कोर्ट इनिशियली मान लेती है कि फॉरेन कोर्ट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन रखती थी, लेकिन अगर अपोजिट पार्टी जुरिस्डिक्शन की कमी प्रूव कर दे तो ये प्रिजम्पशन रिवर्ट हो सकती है। याद रखिए सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट की कंक्लूसिवनेस की बात करती है, जबकि सेक्शन 14 फॉरेन कोर्ट की कॉम्पिटेंसी को प्रिज्यूम करता है। सिंपल वर्ड्स में सेक्शन 14 स्टार्ट्स विथ ट्रस्ट बट अलाउज प्रूफ टू द कॉन्ट्ररी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सिर्फ 6 सेक्शंस नहीं पढ़े बल्कि सिविल कोड की वर्किंग का एक कंप्लीट फ्रेमवर्क समझा। हमने देखा कि कोर्ट किसी मैटर को कब सुन सकती है, कब ट्रायल को रोक सकती है, कब किसी डिसाइडेड मैटर को दोबारा सुनने से मना कर देती है और कब फॉरेन कोर्ट्स के डिसीजन को भी रिकॉग्नाइज करती है। एक तरह से देखा जाए तो सेक्शन 9 to 14 ये सिखाता है कि लॉ का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिस्प्यूट्स डिसाइड करना नहीं बल्कि अननेसेसरी लिटिगेशन को रोकना भी है। इसीलिए आज का टेक अवे सिर्फ सेक्शन याद रखना नहीं है बल्कि उनके पीछे की फ़िलॉसफी समझना है। जुडिशियल टाइम बचाना, पार्टीज़ को हरासमेंट से बचाना और लिटिगेशन को एक लॉजिकल एंड तक पहुंचाना। अगले लेक्चर में हम सीपीसी के एक नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपने बेयर एक्ट खोलकर एक बार सेक्शन 9 से 14 तक रिवाइज करिएगा, क्योंकि सीपीसी में जो स्टूडेंट रिवाइज करता है वही कंसेप्ट को जेन्युइनली मास्टर करता है। लॉ को सिर्फ रटना नहीं है, समझना है, और जब लॉ समझ आ जाए तो एग्ज़ाम और प्रैक्टिस दोनों आसान हो जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, हम अगले लेक्चर में सेक्शन 15 से कोशिश करेंगे कि सेक्शन 25 तक कंप्लीट करें, क्योंकि फिर उसके बाद हम ऑर्डर्स के साथ करते हुए पढ़ेंगे, साथ में ही पढ़ेंगे ऑर्डर्स और सेक्शंस को। तो मैं कोशिश करूँगी कि अगले लेक्चर में हम 15 to 25 कंप्लीट कर सकूँ, और इफ़ नहीं भी हो पाया तो हम उस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।